Good morning, student. I'm Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, इसमें हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात किया। फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन का, तो उसमें प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि एनिमल के बारे में, तो एनिमल में हमने सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में या सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है आपको मालूम होगा वो है ह्यूमन बीइंग। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अब जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब, और यहाँ पे मैंने पहले से ही डायग्राम आपका ड्रा करके रखा हुआ है, उसके मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ह्यूमन डाइजेशन होता है वो दैट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अ प्लांट एंड आल्सो दो सिंपल ऑर्गेनिज्म व्हाट वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम है या फिर प्लांट्स है। इन सारे से भी ज्यादा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है ह्यूमन बीइंग का, सबसे कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में डाइजेशन के लिए कोई एक सिंगल सेल तो होती नहीं है जिसके अंदर सारी चीजें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन सारी चीजें परफॉर्म हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और इस तरीके के मीन्स हम कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा एक सेट ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, या हमारी बॉडी में जो डाइजेशन या न्यूट्रिशन का जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ह्यूमन में न्यूट्रिशन या का फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये समझ में आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो फूड है उनको अलग तरीके से इनगल्फ किया जाता है, उनको अलग तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ डाइजेशन ये अलग अलग हो सकते हैं। देखो, अब हम बात समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है, कहाँ पे होता है, कौन से सेट ऑफ ऑर्गन है। तो इसमें मैं बता दूं दो चीजें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, एक तो आपका हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। लेट मी चेक इट वंस दिस पैनल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट आपका हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। एंड आपका जो सेकंड इसमें पार्ट होगा वो होगा आपका एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं इनके बारे में पहले एलिमेंट्री कैनाल में बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट आते हैं, फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट आता है। सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग, दैट इज माउथ। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा माउथ। उसके बाद आता है आपका सेकेंड, माउथ के पीछे जाते हैं तो आपका होता है बकल कैविटी। तो ये माउथ है, इसके अंदर जाएंगे बकल कैविटी। बकल कैविटी के ठीक पीछे आपका फेरिंग्स होता है। उसके बाद आपका ये एक फूड पाइप, लंबी सी फूड पाइप आती है, इसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस, तो माउथ, बकल कैविटी, एसोफेगस, यहां तक आ गए हमने ये लंबी सी। अब ये एसोफेगस कहां पे ओपन होता है? स्टमक में। ये आ गया आपका स्टमक। और उसके बाद स्टमक कहां पे ओपन होगा? ये पतली पतला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ढेर सारा बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये बड़ा वाला जो इस तरह से दिख रहा है, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद एंड जो होता है, जो एंड होता है उसको एनस कहते हैं, जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट या फिर जो ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। तो वो एनस होता है जहां से वो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट या बॉडी से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया जो सिर्फ पार्ट होते हैं। अब उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है ये। तो मैं उन ग्लैंड्स का नाम भी बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल को सिक्रेट करेंगे एंड दोज इंपॉर्टेंट केमिकल विल इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो ये फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ सैलिवरी ग्लैंड। पहला हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड आपका लिवर हो जाएगा। थर्ड आपका पैनक्रियाज हो जाएगा। और फोर्थ इसमें हम चाहे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी ले लें, स्टमक से भी कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, एसोफेगस से भी थोड़ा बहुत केमिकल सीक्रेट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो हम तीन को ही देख लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। तो ये केमिकल जो होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं एंड आल्सो दे गोना बी इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये ह्यूमन के डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। आप इस चीज को समझे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजों को अगर अच्छे से आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका माउथ है, एक लंबी सी ट्यूब होती है और ये ट्यूब स्टार्ट होती है यहाँ से, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर माउथ, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। एनस के थ्रू ये बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं बाहर निकल जाते हैं। अब इसी के अंदर सारा डाइजेशन का काम, सारा एब्जॉर्प्शन का काम, सारा एसिमिलेशन का काम इसी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो इस चीज को आप समझें, ये हमारी बॉडी के बारे में, तो आप हर किसी को अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो इतना आपकी समझ में आ गया। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ वो का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें कैसे होती है, इनको आप समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इनके अंदर जो सारे प्रोसेस होते हैं, सारा मैकेनिज्म होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें कैसे होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो प्रोसेस कितना होता है, चाहे हम अमीबा में देखें चाहे ह्यूमन में देखें, प्रोसेस वही आपका 5 होता है। सबसे पहले आपका इंजेक्शन ऑफ फूड, सबसे पहले इंजेक्शन होगा। सेकंड आपका होता है डाइजेशन, उसके बाद आपका होगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद आपका होगा इंजेक्शन। तो ये 5 जो प्रोसेस है, ये जो 5 प्रोसेस है, ये अमीबा के अंदर भी होते हैं, ह्यूमन में भी होते हैं, बट इनका जो किस तरह से ये परफॉर्म होती है ये थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि देखो ये सिंपली परफॉर्म होते हैं किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से परफॉर्म होते हैं। जबकि ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, इनका ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा अलग होता है। हम इस तरह से समझते हैं। देखो इंजेक्शन का मतलब हम वी कैन पिक अप द फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड वी विल पुट इट इन आवर माउथ। हम फूड को बाहर से लेंगे और अपने कहाँ पे हम इसको रखेंगे, हम इसके माउथ के अंदर रख देते हैं। अब हमने कहा आपका हो गया माउथ। माउथ के बाद जो सेकेंड आपका पार्ट आता है वो आता है बकल कैविटी। अब देखो बकल कैविटी में कुछ बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं।
बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले आपके टीथ हो गए, उसके बाद आपका टंग हो गया, वहीं पे टंग के ठीक बिलो द टंग देयर इज अ स्मॉल ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पार्ट जो हमारे माउथ को या फिर हमारे ये माउथ वाले पार्ट को नोज वाले पार्ट से सेपरेट करता है, उसको हम पैलेट कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैलेट। ओके, तो ये तीन चार पार्ट जो मैंने बताया, आप इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन में। आपका सामने वाला जो फ्रंट के दो होते हैं वो आपके इंसाइजर होते हैं, उसके बाद आपके कैनाइन होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं। ये इस तरीके के हमारे टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। उसी तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, सबका फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना फंक्शन के। देखो मैंने कहा इंजेक्शन क्या होता है, फूड को हमने माउथ में रख दिया, अब फूड को क्या करना है, हमें डाइजेस्ट करना है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, वो खाना जो होता है, वो हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, इसको हर इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में पहुंचना है, क्योंकि वी आर होलोजोइक एनिमल एंड हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक एनिमल। हम फूड तो बना नहीं सकते अपनी बॉडी के अंदर, तो हमें बाहर से फूड को लेना पड़ता है। हमारी हर सेल लिविंग है, हर सेल को एनर्जी, तो एनर्जी हर सेल के पास कैसे पहुंचेगी? एनर्जी को पहुंचने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होके जाना पड़ेगा? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे प्रोसेस, अगर ये सारे प्रोसेस नहीं हो पा रहे तो फूड सेल के पास नहीं पहुंचेगा। देखो होता क्या है ना कि फूड को पहुंचना है ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा, फूड को डिफरेंट पार्ट में लेके जाएगा, इवन की ईच सेल ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी के हर सेल के पास फूड कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ब्लड कैसे कैरी करेगा फूड को, तो फूड को कैसे कैरी करेगा? जब फूड एकदम लिक्विड पार्ट में चेंज हो जाएगा, तो और एकदम स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, तो ही ना उसे कैरी कर पाएगा, अदरवाइज तो उसे कैरी कर पाएगा नहीं। तो उसके लिए फूड को हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से उसे एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इवन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इवन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो डाइजेशन क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन सिंपल मॉलिक्यूल, द कन्वर्जन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन जो होता है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, इसलिए आप इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले आप माउथ में इसको फिजिकली ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे केमिकल भी आके इन्वॉल्व होते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, तो इसे आप फिजियोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल विल बी चेंज इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो ये होता कैसे, ये कहां से स्टार्ट होता है? फूड को हमने सिंपली माउथ में रखा, अभी तक तो इसे ब्रेक नहीं किया। अब जब माउथ में जाता है, तो जो हमारे माउथ में जो टीथ है, हमारे जो दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये क्या करते हैं? फूड को बाइट करते हैं, चीव करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो इसको एक तो फिजिकली इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया, स्मॉल पार्ट में से ब्रेक कर देते हैं, तो फूड को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया टीथ से। ओके, दूसरी चीज टंग क्या करेगा? देखो जब आप किसी फूड के बारे में, जैसे मैंने बिरयानी के बारे में बात कर ली, पिज्जा, बर्गर, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, उसके बारे में मैंने कह दिया, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने उसका नाम लिया, बहुत सारे लोगों के मुंह में क्या होता है? वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है। अब ये क्या होता है? वो पानी एक्चुअली सलाइवा है। वो क्या है? सलाइवा। और ये सलाइवा जो हमारे जो टंग होती है, उसके ठीक नीचे ग्लैंड पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड। उस सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ? सलाइवा। उस सलाइवा में ये टंग ने फूड को उस सलाइवा में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ओके, फूड अब कहां पे मिक्स हो गया? सलाइवा में मिक्स हो गया। अब एक चीज और, अब सलाइवा में मिक्स होने के बाद देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये समझे कि नेचर ने किस तरह से ह्यूमन बॉडी को डिजाइन किया है। देखो कितना स्पेशल तरीके से डिजाइन किया है कि फूड जैसे ही मिक्स हुआ, सलाइवा में एक और चीज थी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम था जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करता है? फूड खाते हैं, फूड में आपका
कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो प्लांट में जब बनता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में, और इसके बाद स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च की फॉर्म में आपने फूड को लिया, ओके, बट इसे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो ब्लड में पहुंच जाए, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसे स्टार्च से और सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो इसे हम क्या करता है सिलेब्री माइलेज, इसे माल्टोज या फिर ये कह ले कि इसे ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक कर देता है। ओके, सिंपल फॉर्म है माल्टोज और ग्लूकोज, ये समझ लो सिंपल फॉर्म है दोनों। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही माल्टोज बनता है और माल्टोज से स्टार्च समझ लो बनता है। तो स्टार्च से ये माल्टोज में या समझ लो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद पैलेट का फंक्शन क्या है? पैलेट आप समझे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या फिर हमारा जो नजल कैविटी है, बकल कैविटी है। देखो ये वाला जो है ना कैविटी, ये नजल कैविटी है। ये हमारा माउथ वाली जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, ये बकल, उसके ऊपर वाली कैविटी नजल, दोनों को सेपरेट करता है आपका पैलेट। इसी को तालू भी कहते हैं। आगे की तरफ हार्ड होता है, पीछे की तरफ सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट और पैलेट, हार्ड पैलेट, दो पार्ट में ये डिस्टिंग्विश होता है, डिवाइड होता है। ओके, तो ये हो गया आपका डाइजेशन। तो आपको समझ में आ गया डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? डाइजेशन स्टार्ट हुआ बकल कैविटी से। अब उसके बाद फूड कहाँ पे पहुंचेगा? उसके नीचे। डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फूड यहाँ पे पहुंचा। इस पार्ट को हम कहते हैं फूड पाइप। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? फूड पाइप। और दूसरा नाम इसका है एसोफेगस, या ओ से आप लिख सकते हैं इसे, एसोफेगस। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका बकल कैविटी था। बीसी मैं लिख दे रहा हूं, पहले से मैंने इसके बारे में बता दिया हुआ है। ये बकल कैविटी। अब फूड कहां पे पहुंचा? एसोफेगस के पास पहुंचा। अब एसोफेगस का देखो फंक्शन क्या है। एसोफेगस जो होते हैं ना, जो एसोफेगस की जो लाइनिंग है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उसके जो मसल्स होती है उनके अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ओके, जो लाइनिंग का मतलब आप समझे। देखिए जैसे मैंने कह दिया कि एक ये पाइप का मैंने ऐसे एक पाइप बना दी। ओके, मैंने एक ऐसे पाइप बना दी। बाहर की तरफ ये येलो कलर का है, बट अंदर की तरफ जो इसकी कोटिंग है वो ग्रीन कलर की है। तो दो कोटिंग दिख रही है, एक बाहर की तरफ कोटिंग दिख रही है, एक अंदर। तो लाइनिंग का मतलब होता है ये जो, जैसे यही पाइप है, मैं एक पाइप के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे ये पाइप है तो ये बाहर, इसको कवरिंग कहेंगे। बाहर की जो लाइनिंग है इसको कवरिंग कहेंगे, बट अंदर वाला जो दिख रहा है ये, इसको कवरिंग नहीं, इसको लाइनिंग कहते हैं। तो जो लाइनिंग होती है, ओके, ये लाइनिंग होती है, एक तो म्यूकस को सिक्रीट करती है जिससे फूड जो होता है ना एक ल्यूब्रिकेंट की तरह से काम करता है। ये क्या नाम है, इसमें से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो फूड को नीचे ले जाने में हेल्प करते हैं, फूड को स्लाइमी बनाते हैं या फिर स्लिपरी बनाते हैं। वो फिसलता हुआ फूड फिसलने लगता है वहां से। और दूसरी जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है, एसोफेगस की लाइनिंग वो एक रिदमिक कंट्रैक्शन करेगी। ओके, जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है ये एक रिदमिक कंट्रैक्शन करेगी। एक रिदमिक कंट्रैक्शन, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेगी। और रिदमिक जब कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो फूड जो होता है ना, जैसे यहाँ पे है पहले फूड, यहाँ पे इस तरफ थोड़ा से दब गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फूड और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से फूड को पुश कर दिया जाता है, फॉरवर्ड फूड को फॉरवर्ड पुश किया जाता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड, it will push food to push food forward। ये इस तरह का जो कंट्रैक्शन है फूड को फॉरवर्ड पुश करेगा, आगे की तरफ धक्का देता चला जाएगा। तो ये तो एक रिदमिक कंट्रैक्शन के बारे में बता दिया कि जिससे फूड होता है ना वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस टाइप के मूवमेंट को हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। फूड के इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? एसोफेगस में। मतलब ऊपर की तरफ से ये दबता चला जाएगा और ये फूड आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता चलाएगा और लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा? स्टमक के अंदर आ जाएगा। ओके, तो अभी देखो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टमक के अंदर ही पहुंचा है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर हम आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
ओके, तो अब इसके बाद फूड कहां पे पहुंचा? स्टमक में। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन होता है या लार्ज पार्ट होता है जो जिसमें फूड पहुंचता है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है। ओके, ये फूड जो होता है इसका साइज एक्सपेंड हो जाता है, ये इसको हम स्टमक कहते हैं। मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये स्टमक है। ओके, फूड यहाँ पे पहुंचा। अब देखो स्टमक जो होता है ना, यहाँ पे फूड होता है, कई गैस्ट्रिक जूस, इसमें से जो स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक की जो वॉल होती है, इसको गैस्ट्रिक वॉल कहते हैं, या फिर वॉल सिर्फ लिख देता हूँ। जो इसकी वॉल होती है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनकी दीवार में, स्टमक की दीवार में, जहां से क्या क्या रिलीज होता है, कौन सी चीजें रिलीज होती है। एक तो रिलीज होती है पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस। ओके, 3 चीजें कहां से रिलीज हो रही है। अभी ये समझे आप कि ये स्टमक जो है, स्टमक की जो वॉल जो दिख रही है ना, ये किस चीज को सिक्रीट कर रही है? ये पेप्सिन, HCl, म्यूकस, इन तीनों चीजों को सिक्रीट कर रही है। यानी फूड पहले यहाँ पे जो डाइजेस्ट होने के बाद, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ पे पहुंचा? अभी स्टमक में पहुंचा, और स्टमक में ये सारी चीजें, ये केमिकल वहां पे पहले से पड़े हुए, तो उसमें जाके ये मिक्स हो गया, तो यहाँ पे ये आके मिक्स हो गया। देखो पेप्सिन क्या करता है, उसमें प्रोटीन, जो फूड में आपका प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, बट अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा? जब तक कि यहाँ पे आपका पेप्सिन पाया जा रहा है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन कब एक्टिव हो जाएगा? जब यहाँ का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में से कुछ ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है? HCl को रिलीज करती है, और HCl जब ढेर सारा HCl हो जाता है तो इन्वायरमेंट उसका कैसा हो जाएगा? तो उसका इन्वायरमेंट हो जाता है एसिडिक। तो स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, और जैसे ही स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक हुआ तो इसने क्या करना शुरू कर दिया? इसने पेप्सिन को एक्टिव कर दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा? फूड को डाइजेस्ट कर देगा। ओके, तो फूड के डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HCl और पेप्सिन। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। जो तो मैंने पहले ही बताया कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। एंजाइम आर दोज फंक्शंस, दोज बायोमोलिक्यूल और बायोकैटलिस्ट which can accelerate the rate of reaction। तो जो डाइजेशन का रेट है उसको फास्ट करते हैं, लेकिन कब फास्ट कर पाएंगे? जब ये एक्टिव होंगे। एक्टिव कौन करेगा? इसको HCl एक्टिव करेंगे। ओके, तो HCl का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और ये अब जब यहाँ पे HCl सिक्रीट हो रहा है, तो एक चीज याद रखें, स्टमक की वॉल को आपको प्रोटेक्ट भी करना है। किससे? HCl से इसे बचाना है, वरना स्टमक जो होता है वही बर्न करना शुरू कर देगा, उस पर ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो म्यूकस जो सिक्रीट होता है ये भी वॉल से सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होने के बाद एक पतली सी लेयर बना लेता है इसके चारों तरफ, वॉल के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेता है, जिससे HCl का किस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब HCl आता है वॉल पे पड़ता है तो ये म्यूकस उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, उसे बचा लेता है। ओके, एक चीज याद रखिए, ये HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, एडल्ट में क्या होता है, या एडल्ट नहीं और भी लोगों में देखने के लिए मिल जाता है कि एक्सेसिव रिलीजिंग ऑफ HCl। जब HCl ज्यादा रिलीज होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में जो HCl होता है वो कभी कभी थोड़ा से ज्यादा होके कहाँ पे आ जाता है? इसोफेगस वाले पार्ट में आ जाता है। और जब इसोफेगस वाले पार्ट में आता है तो उस कंडीशन में हार्ट बर्निंग या चेस्ट बर्निंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं, चेस्ट बर्न भी कहते हैं। उसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम होती है तो इसको जनरली हम एसिडिटी कहते हैं। तो आप एसिडिटी समझते होंगे, आपने बहुत पहले सुना होगा कि एसिडिटी की उनको प्रॉब्लम है, ये है, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को आती है। तो इसी जब वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है ना वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और वो हार्मफुल होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आप जहाँ तक पढ़ाया गया आप इसको अच्छे से देख लें। मैं इसके बाद इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे इंटेस्टाइन में किस तरह से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। ओके, तो बाकी चीज़ों को भी हम समझेंगे। अभी तक आप स्टमक तक देख ले, वीडियो को अपलोड भी करना पड़ेगा। और हाँ, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह बाकी फर्दर जो लेक्चर होंगे वो भी टाइम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपके
सिलेबस में और जो आपका जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू सो मच।